गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली प्रैक्टिस टेस्ट पेपर डिस्कशन। वैसे तो ये पेपर कल डिस्कस होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज कल मैं ये डिस्कस नहीं कर पाया था। और आज का जो पेपर था वो हो नहीं पाया है, तो दैट पेपर विल बी डिस्कस्ड आफ्टर होली। वो पेपर वैसे भी ट्यूसडे को कंडक्ट होगा, तो आफ्टर दैट ओनली इट कैन बी डिस्कस्ड। तो ये पेपर का डिस्कशन जो कल हुआ था वो आज हम लोग करेंगे, दैट इज प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 27 टू द पावर ऑफ 27 माइनस 15 टू द पावर ऑफ 27 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट इज द रिमाइंडर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि ये जो दो नंबर्स तुम्हें दिख रहे हैं बेस में, पहले इनका डिफरेंस कर लो। इनका डिफरेंस करोगे तो ये 12 देगा, और 12 को जब तुम 6 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर देगा 0। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में जो भी दो नंबर बेस में दिए हैं उनका डिफरेंस देख लेंगे। पावर में अगर ऑड नंबर है तो वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पावर, क्योंकि नीचे में जो वैल्यू से डिवाइड करने के लिए वो बोल रहा है सिर्फ उसी से डिवाइड करना है। तो सिंस 12 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होगा, तो इसका आंसर भी 0 होगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देर आर टू नेचुरल नंबर्स x एंड y सच दैट x इज ग्रेटर देन y, और इस x को हमने डिवाइड करना है 6 से सच दैट इट लीव्स द रिमाइंडर 2। तो मैं एक ऐसा नंबर ले लेता हूँ 14। अब अगर मैं 14 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा 2 आएगा, और y को मुझे अब छोटा लेना पड़ेगा, और उसके लिए कंडीशन है कि व्हेन y इज डिवाइडेड बाय 6 इट लीव्स द रिमाइंडर 3। तो y को मैं दे देता हूँ 9। 9 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 3 आता है। अब क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय 6, मतलब 14 माइनस 9, इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 6 करूँ तो क्या रिमाइंडर होगा। तो 14 माइनस 9 वैसे ही 5 हो जाता है, तो 5 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो रिमाइंडर तुम्हारा 5 ही रहेगा, एंड करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं ऑफ दिस कंडीशन वेयर द HCF ऑफ टू वैल्यूज आर a एंड b आर 5। इसका मतलब है दो वैल्यूज हैं, इनका HCF दे रखा है तुमको 5। तो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि इस केस में तुम 5a और 5b को ले सकते हो एज ए नंबर जिसका सम भी तुम्हें दिया हुआ है 65। तो अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाता है a प्लस बी इक्वल्स टू 13। तो अगर मैं इसके पॉसिबल पेयर्स देखूँ तो सबसे पहले आएगा 1 12, फिर आएगा 2 11, फिर आएगा 3 10, फिर आएगा 4 9, फिर आएगा 5 8 और 6 7। इसके बाद एक और बन सकता है लेकिन वो रिपीट हो जाएगा। तो हमें टोटल 6 सेट ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं, जो कि ऑप्शन में डायरेक्टली तो नहीं है। नो सॉल्यूशन दिया, इन्फाइनाइटली मेनी दिया, एग्जैक्टली 1 दिया है, तो इन सबको छोड़ के लेस देन 65, क्योंकि 6 जो है वो लेस देन 65 होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अगर x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 1/2, जिसको मैं √2 लिख सकता हूँ, और हमें वैल्यू निकालनी है x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 16 अपॉन x टू द पावर ऑफ 4। तो सबसे पहले मैं यहाँ से x स्क्वायर निकालता हूँ। उसके लिए मुझे इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 4√2। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6 प्लस 4√2, जिसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2√2। अब ये एक्स स्क्वायर निकाल के हम लोग जाएंगे एक्स की पावर 4 तक, क्योंकि हमें एक्स की पावर 4 वैसे भी चाहिए। तो 2 ब्रैकेट के बाहर है तो उसका स्क्वायर हो गया 4। अब इस पूरे का स्क्वायर करते हैं, तो सबसे पहले आएगा 9, 2√2 का स्क्वायर होता है 8, और आखिरी वैल्यू हो गई 2ab, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 2 12√2। तो टोटल आ गया 4 मल्टीप्लाइड विथ 17 प्लस 12√2। ये तुम्हारी एक्स की पावर 4 की वैल्यू है। अब जो हमें निकालना है हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को रख देते हैं। तो सबसे पहले एक्स की पावर 4 के नीचे आ गया 4 मल्टीप्लाइड विथ 17 प्लस 12√2, और दूसरी जगह है 16 अपॉन में एक्स की पावर 4, दैट इज 4 होल मल्टीप्लाइड विथ 17 प्लस 2√2। अब ये इसको काट देगा 4 में, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो पहले वाले को, तो 4 इंटू 17 68 हो गया, और ये 48√2 हो गया। अब इस पार्टिकुलर पार्ट को रैशनलाइज करने के लिए 17 माइनस 12√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे तुम देखोगे कि जो तुम्हारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है
वो 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी लगाते थे, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 12√2 का स्क्वायर करोगे तो वो 288 बन जाएगा। तो ये तो 1 हो गया नीचे, तो हमारे पास में टोटल बच गया 68 प्लस 48√2। अब इस ब्रैकेट को खोल दो तो 68 माइनस 48√2, तो 48√2 कैंसिल हो गया, 68 दो बार ऐड होगा तो 136 देगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें करेक्शन था एक्चुअली, ये क्वेश्चन है 18/a। तो मैं अभी करेक्टेड वाला वर्जन बता देता हूँ, वैसे तो मैंने मार्क्स सबको दे दिए थे। यहाँ पे ये बी स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन था जो कि मिसप्रिंट हो गया था। तो अभी फिलहाल हम लोग जो सही क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो भी वैल्यूज दी हुई है वो है 2a/3 इज इक्वल्स टू 4b/5 इज इक्वल्स टू 3c/4। ये देख के तुम्हें ये वैल्यू निकालना है। तो इसमें तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारे क्वेश्चन में ब्रैकेट ये रूट के बाहर ए है, तो सारी वैल्यूज़ को ए के टर्म्स में कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को पकड़ के बी की वैल्यूज़ को ए के टर्म्स में करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको काट लो और यहाँ से ये आ जाएगा 5a/6, ये हो गया बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए। अब दूसरा 4b/5 इज इक्वल्स टू 3c/4 करते हैं, नहीं 4b तो रखना नहीं हमें, 3c/4 को इक्वल करते हैं 2a/3 से, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से c की जो वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ ए, ये मुझे दिख रहा है 8a/9। अब क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। तो 18/a तो पहले से ही है, ए स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, सी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64a² / 81 माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 25a² / 36। 18/a अपना बैठा हुआ है बाहर में। अब यहाँ एलसीएम लेने की बारी आ गई, 81 और 36, 9 के टेबल में काटते हैं, 9 और 4 36, 144 आ रहा है, यहाँ 144 लिख लेते हैं। तो ये हो गया 144a², नहीं 144 नहीं 324 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 324a², 81 के टेबल में 3 में, ये 192a² और ये 4 में 100a²। तो a² का एक a बाहर आ गया, वो तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 324 का स्क्वायर रूट होता है 18, वो भी बाहर आ गया, तो बच गया खाली ये। इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले मिल रहा है 324 प्लस 192 और फिर माइनस का 100। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, 81 के टेबल में 4 में आया था ना, यहाँ 256 होगा, 324 लाना है मुझे, ठीक है 256। तो 324 प्लस 256 और फिर माइनस 100, राइट। तो इन दोनों को ऐड करके 0, ये 8, 685, 585, ये 585 580 आ रहा है, उसमें से 100 माइनस करेंगे, ये टोटल वैल्यू तुम्हारी जो बनेगी ये आ रहा है हमारा 36 के टेबल में 324 लाना है ना, हमें 9 के टेबल में आएगा तो यहाँ तो 225 हो जाएगा। तो ये सब कुछ काट के जो तुम्हारा सही आंसर बैठेगा फिफ्थ क्वेश्चन के लिए, वो तुम्हारा 355 होगा। क्योंकि देखो 18 18 ये सारे कैंसिल हो गए, हमारे पास में इसका जो आंसर सही वाला आएगा, और एक बार कर ही लेते हैं, रुक जाओ, 324 आ गया था, ये 256 हो गया, इनको पहले ऐड कर लेते हैं, 0 8 और 5 580 हो गया, माइनस 36 के टेबल में 321 9 225 माइनस कर देते हैं। अब जो फाइनल आंसर होगा वही होगा, 5 हो गया, 7253 355 रूट 355, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा लैंग्वेज को अगर समझ ले तो बिना किसी स्टेप के ही हो जाएगा। देखो, ईना वॉज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, राइट। हर मदर इज 3 years यंगर देन हर फादर एंड 24 years ओल्डर देन ईना, हु इज 13 years ओल्ड। मतलब प्रेजेंट एज ईना का दिया हुआ है तुमको 13 years, और उसकी मदर जो है प्रेजेंटली, या उसकी मदर की एज जो है वो 24 years ओल्डर देन ईना है। तो इसका मतलब है मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 37 year, और उसकी जो मदर है वो 3 years यंगर देन हर फादर है, 3 years यंगर देन हर फादर है, मतलब उसकी जो फादर की एज होगी वो 40 year की होगी। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एट व्हाट एज डिड ईनाज फादर गेट मैरिड। मतलब हमें जाना पड़ेगा 13 + 4, 13 साल, इसलिए क्योंकि ईना की प्रेजेंट एज है 13 साल, और वो पैदा हुई थी शादी के 4 साल के बाद, तो 4 और माइनस कर दो तो एज आएगा उसके फादर का
23 ईयर। तो इसमें कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, सीधा आंसर मारेंगे सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें दिया हुआ है कि ट्रेन कंप्लीटली ओवरटेक्स टू पर्सन्स वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ स्पीड्स ऑफ 3 and 4 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन इन दोनों आदमियों को कवर करता है इन 9 and 75/8 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, और तुम्हें लेंथ ऑफ द ट्रेन बताना है मीटर में। इसका मतलब है कि हमें पहले यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। वो जो आदमियों की स्पीड है, एक की है 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड ऑफ फर्स्ट मैन। और स्पीड ऑफ सेकंड मैन जो कि हमें दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 के टेबल में काट लो, तो ये हो गया 10/9 मीटर पर सेकंड। तो पहले ट्रेन को फर्स्ट आदमी को क्रॉस कराते हैं। कितने सेकंड में कर रहा है? टाइम 1 कर लो इसको, दैट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन, और नीचे आएगा दोनों की सेम डायरेक्शन है, मतलब ट्रेन की स्पीड को अगर मैं एक्स लेट कर लेता हूं, तो एक्स माइनस ये जो भी तुमने अभी स्पीड निकाली है 5/6, टाइम इस केस में 9 का लग रहा है, तो 9 इज इक्वल्स टू एल अपॉन में x माइनस 5/6। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी l/9 प्लस 5/6। इसको संभाल के रख लो। अब चलते हैं दूसरे आदमी की तरफ। दूसरे आदमी को क्रॉस करने के लिए सेम ट्रेन जिसकी लेंथ है l, और जो आदमी को वो कवर कर रहा है उसकी स्पीड को हमने कन्वर्ट कर लिया था 10/9 में, तो x माइनस 10/9 क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, और इसको कवर करने के लिए 75/8 सेकेंड लगाया ट्रेन को। अब हम लोगों को क्या करना है कि जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो ये जो x की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है उसके जगह में ये वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि हमें वैसे भी x चाहिए नहीं, ट्रेन की स्पीड से हमें मतलब नहीं है, हमें उसकी लेंथ से मतलब है। तो यहाँ पे लिखेंगे l/9 प्लस 5/6 माइनस 10/9। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आएगी l इक्वल्स टू 62.5 मीटर, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को x डेज में कर लेता है, बी उसी काम को 1.5 मतलब 3/2 x डेज में कर लेता है, और सी उसी काम को 2 x डेज में करता है। इसका मतलब है कि जब पैसे बटेंगे तो ठीक अपोजिट रेशियो में बटेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, इनका रिवर्स कर देना है। 1/x 1/3x 2 चले जाएगा ऊपर, और ये हो गया 1/2x। अब तीनों से x x x उड़ा दो, एलसीएम लेंगे 6 का आएगा, तो 6 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो ये पैसे बटेंगे बी ऑप्शन 6:4:3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल के साइड्स दे रखे हैं 30, 28 एंड 16 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स एरिया दो लोगारिथम ऑफ विच क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड। तो ये लोगारिथम का एक्चुअली क्वेश्चन हो गया। तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा एस की वैल्यू निकालनी, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द 3 साइड्स अपॉन 2। तो ये एक बार ऐड करके देख लो, 30 + 28 58 होता है, प्लस 16 74/2, तो ये हो गया 37। तो एरिया का फॉर्मूला जो होता है हीरोन्स फॉर्मूला फॉर स्केलिन ट्रायंगल, दैट इज s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ 37, फिर 7, फिर आ जाएगा 9, और फिर आ जाएगा 21। तो अब ध्यान से देखो, इन वैल्यूज को लेके जो ऑप्शन है, क्योंकि जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो लॉग लगाना पड़ेगा, तो इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो ये डी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, a इज इक्वल्स टू 3b, 4b इक्वल्स टू 5c, 6c इज इक्वल्स टू 7d, और हमें फाइंड करना है d प्लस ए अपॉन d माइनस ए, मतलब हमें a और d के टर्म्स में बाकी वैल्यूज को लाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। अगर 6c 7d के इक्वल है, तो c की वैल्यू हो गई 7d/6। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, तो इससे इक्वेशन बन गई 4b इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7d/6। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो b की वैल्यू आ गई है 35d/24। अब इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, ताकि मामला सेटल हो जाए। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 3 इंटू 35d/24, ये इसको काट देगा 8 में। मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि a जो है दैट इज 35d/8। तो d लिखा और a के जगह लिख दिया 35d/8, और अपॉन में d माइनस 35d/8। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ऊपर तो आ जाएगा तुम्हारा 43d/8, और नीचे आ रहा है माइनस का 27d/8। d से d गया, 8 से 8 गया, तो आंसर आ गया माइनस 43/27, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि लॉजिकल रीजनिंग से कर सकते हो कि ए पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹10,000. If a 2 meter longer piece of same cloth is purchased for the same amount, it would cost ₹250 less per meter. अब बताना है कि व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पीस ऑफ द क्लोथ. तो इसमें ऐसा करो, 10,000 अपॉन एक्स माइनस 10,000 अपॉन एक्स प्लस 2 करने पे 250. मतलब अगर वो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पीस लेता है एक्स का और 10,000 के हिसाब से अगर वो देख रहा है तो कितने मीटर खरीद सकता है, तो 10,000 बाई एक्स. 2 मीटर लंबा लेता है तो 10,000 अपॉन एक्स प्लस 2, ये डिफरेंस तुमको दिया है 250 का. अब तुम यहाँ पे इसको सॉल्व करने से अच्छा है ऑप्शन की मदद ले लो. सपोज कर लो तुमने फर्स्ट ऑप्शन को पिक किया, तो 10,000 अपॉन 8 और यहाँ पे 10,000 अपॉन 10. तो 10,000 अपॉन 8 करके देख लो, तो ये वैल्यू आ रही है तुम्हारी, एक बार करके देख लेते हैं. ये तुम्हारा बन जाएगा 10,000. 1 के टेबल में 8, 20, 2 गया 16, 5 गया, तो ये 1250 आ रहा है. और ये तो सबको पता है कि 1000 आएगा, तो सीधा देख लो डिफरेंस आ रहा है 250 का. और तुम इसको अगर सॉल्व करते हैं तब भी आंसर वही आ जाता है, लेकिन सॉल्व करने से अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है. सो 8 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर तुम्हारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो उसके रूट्स हमेशा होते हैं 1 एंड c बाई ए. ये प्रॉपर्टी मैंने क्लास में बताई थी, तो सीधा सी ऑप्शन को टिक मारेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का कंडीशन वही है. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है. साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ये जा रहा है अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री. ठीक, तो सीधी सी बात है 6, 12, 18, 84 अप टू 90 ये एपी क्रिएट कर रहा है. तो 90 को 6 से डिवाइड करके टोटल वैल्यू आ गए तुम्हारे 15. अब इन 15 वैल्यूज़ में से जो जो वैल्यूज़ हमें टेबल से मिल जाएंगी वो है साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 90 और साइन स्क्वायर 60. तो ये 3 वैल्यूज़ मैं हटा देता हूँ. इनकी वैल्यूज़ लिख लो पहले. ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/4 और ये हो गया 1. 3/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो एक और मिल जाएगा, मतलब 2 तो वैसे ही आ गया, साइड हो गया ये. तो उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ बच गए, मतलब 15 में से 3 गए तो बचे 12. इनकी पेयरिंग कर लो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री. तो साइन स्क्वायर 6 का पेयर बनेगा एक ऐसे एंगल के साथ जो उसका कॉम्प्लीमेंट है और इस सीरीज में आता हो, तो वो साइन स्क्वायर 84 होगा. साइन स्क्वायर 12 का पेयर बनेगा इसी सीरीज के साइन स्क्वायर 78 के साथ. तो अगर तुम 12 वैल्यूज़ को इस तरह से ब्रैकेट में बांध रहे हो 2-2 के हिसाब से, तो हर ब्रैकेट से एक एक 1 निकलेगा, क्योंकि 84 को तुम साइन स्क्वायर 84 को कॉस स्क्वायर 6 लिख सकते हो, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. साइन स्क्वायर 78 को तुम कॉस स्क्वायर 12 लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 12 प्लस कॉस स्क्वायर 12 इज 1. तो टोटल 6 ब्रैकेट थे, हर किसी से एक एक 1 निकलेगा. तो 1 + 1 + 1 6 टाइम्स, और ये 2 पहले से आया था, तो 6 + 2 आंसर बिकम्स 8, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है. अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ABC जिसके साइड्स दे रखे हैं AB 15, BC 9, AC 12. अब देखो सीधी सी बात है कि ये जो भी ट्रायंगल है राइट एंगल है. इसमें AB हाइपोटेनियस पकड़ रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे. बाकी AC है 12 का और BC है 9 का. अब तुम पूछोगे सर आपको कैसे पता चला, तो मैंने तुम लोग को 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बताया था. अब इन तीनों वैल्यू में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो यही साइड्स आ जाएंगे तुम्हारे 9, 12 और 15. तो ये भी राइट एंगल हुआ. अब सीधी सी बात है, तुम्हें जो 2 पार्ट्स क्वेश्चन के बनाए हुए हैं उसमें पहला पार्ट है कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर C. अब देखो कॉस स्क्वायर C 90 पे है, तो ये तो कॉस स्क्वायर 90 हो गया. अब बाकी जो 2 एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि बाकी दोनों का सम 90 के इक्वल होना चाहिए. तो कॉस स्क्वायर A को मैं रहने देता हूँ, कॉस स्क्वायर B के जगह में लिख देता हूँ 90 माइनस A. अब देखो कॉस स्क्वायर A रह गया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस A साइन स्क्वायर A, और कॉस स्क्वायर 90 खुद 0 होता है. और ये तो सबको पता है कि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज 1. तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 1, दैट इज अवेलेबल इन B पार्ट. और इसी का एक सेकेंड पार्ट बना हुआ है जिसमें उसने पूछा है साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C. तो एज यूजुअल साइन स्क्वायर C पे 90 है, तो यहाँ पे C 90 हो गया. साइन स्क्वायर A को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर B के जगह में लिख देंगे 90 माइनस A. अगेन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर A, उसके बाद वाला कॉस स्क्वायर A, और साइन स्क्वायर 90 1 होता है. अब साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A सबको पता है 1 है, और एक 1 पहले से आया हुआ है, तो 1 + 1 2 हो गया. तो इसका आंसर 15 का हो गया A. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, एक स्क्वायर है और हमें ये पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो
लेंथ वाइज इक्वल होते हैं। और हमें उसने क्या किया है, डायगोनल्स के लेंथ की इक्वेशन बता दिया। और हमें ये पता है कि एरिया जो होता है एक स्क्वायर के लिए दैट इज हाफ डी स्क्वायर। तो एरिया निकालने से अच्छा है हम लोग ये देख लें कि हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू सीधा 50, तो ये आ गया 25। तो एरिया अगर तुम्हारा 25 आ चुका है तो इसका जो साइड होगा, क्योंकि एरिया का एक और फॉर्मूला भी होता है साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अगर मान लें तो 5 ए की वैल्यू जो है साइड की वो 5 हो जाएगी एंड बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2 टाइम्स द टीएसए ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। 2 टाइम्स टीएसए, टीएसए का फॉर्मूला होता है सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच प्लस आर, तो इसकी वैल्यू 3 टाइम्स सीएसए है और सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो अब यहाँ से कटिंग स्टार्ट करो, 2 पाई गया, चलो आर भी गया, तो हमारे पास में बच गया 2 टाइम्स ऑफ एच प्लस आर इज इक्वल्स टू 3h। अब ब्रैकेट को खोल दो, 2h प्लस 2r इज इक्वल्स टू 3h, मतलब h की वैल्यू आ गई 2r जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ अ रूम इज 21/16 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। हमें पुट करना है लॉन्गेस्ट रॉड जिसको डायगोनल बोलते हैं और उसकी लेंथ को उसने एल लेट करने के लिए बोला है। ठीक है, एल लेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अभी फिलहाल हम लोग को क्या करना है, सारी वैल्यूज को एच के टर्म्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको रिलेशन चाहिए लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड जिसको मैंने एल लिया है विथ एच दैट इज द हाइट। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो बी के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बी ऑलरेडी उसी के फॉर्म में, बस स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 16/9 एच स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे ये जो लेंथ है एल डैश ले लेते हैं, इसको यहाँ पे एल डैश ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने एल लिया हुआ है लॉन्गेस्ट रॉड को। तो यहाँ पे हो जाएगा 21/16 इंटू 4/3, मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये 7 में गया और ये 4 में गया, तो एल डैश की जो वैल्यू है वो 7h/4 मतलब 49/16 एच स्क्वायर हो गया। चलो अब ये काम आसान हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 144 का बन रहा है 9 के टेबल में, 49 इंटू 9 कर लेते हैं एक बार, 18441 एच स्क्वायर, और यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई कर लो, ये तो पता ही है 256 16 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे पूरा का पूरा 144 एच स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, एल यहाँ पे है और इतना भी कंफर्म है कि 144 का रूट तो 12 होता है, तो 12l तो आएगा ही आएगा, ऑप्शन में सिर्फ पहली जगह है। चलो बाकियों को भी ऐड कर लेते हैं, 441 256 और 144 148 841 841 29 का होता है, तो 29h बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में करेक्शन था, यहाँ 27 नहीं है, ये 28। अब ये मार्क्स मैंने उस समय तो दे दिए थे बट अभी इसका करेक्शन बता देता हूँ। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे पहले आएगा 1, फिर 8, फिर आएगा 12, फिर 17, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर 45, फिर 54 और फिर 61। अब काउंट कर लेते हैं, 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है, मतलब n अगर 10 है तो 10 इज अ इवन नंबर, और इवन नंबर के केस में फॉर्मूला होता है मीडियन का n/2th प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू अपॉन 2। ये मैंने बताया हुआ है और तुम लोगों को पता भी होगा। तो 10/2 5th वैल्यू और n/2 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 6th वैल्यू, इन दोनों का सम अपॉन 2। तो 5th और 6th वैल्यू यहाँ है क्या, जहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लगाया है वहाँ पे 5th और 6th वैल्यू 21 और 28। तो 21 प्लस 28/2 मतलब 49/2। तो अब देखो ये तो आ गया तुम्हारा m की वैल्यू, और हमारा क्वेश्चन हमसे m नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है 2m प्लस 5। तो 2 इंटू 49/2 प्लस 5, 2 से 2 गया, 49 प्लस 5 करेंगे 54 आएगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। इसमें दिया हुआ है पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो सपोज कर लेते हैं इसने खरीदा है, सीपी है इसका x, प्रॉफिट बना के बेच रहा है 20% का, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो एसपी होगा, फॉर्मूला तुम लोग सबको पता है, करके देख लेना, ये आ जाएगा 6x/5, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी।
अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि हैड ही बॉट इट एट 20% लेस, मतलब उसका अगर सीपी को मैं 20% लेस कर दूं, मतलब x माइनस ये हो जाएगा 4x/5, देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंट इफ द एसपी हैड बीन सेम। अच्छा, एसपी को उसने सेम रखने के लिए बोला है, मतलब एसपी 6x/5 है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट तो बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है 2x/5 का, और अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी, दैट इज 4x/5 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये 50% बनेगा, 50% मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। अच्छी तरह से सॉल्यूशन को देख लो एंड ट्राई टू गिव दिस पेपर्स फॉर श्योर, क्योंकि अब तुम्हारे एग्जाम के लिए ज़्यादा नहीं 20-25 दिन ही रह गए हैं, तो इफ़ यू विल कंटिन्यू टू डू दिस क्वेश्चंस विद दिस टाइम फ्रेम तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर के डिस्कशन के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।